हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। सभी विद्यार्थियों की सीटेट की प्रिपरेशन भी ठीक प्रकार से चल रही होगी। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग सीडीपी की क्वेश्चन सीरीज नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिएगा अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा अगर सेशन आपको पसंद आता है, और वीडियो को अंत तक बिल्कुल ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी वाले क्वेश्चंस तक आपके लिए एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बहुत ही ठीक प्रकार से चयनित क्वेश्चंस शामिल करे हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही मन से हम लोग पढ़ेंगे। आते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, मुझे ये बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कि वृद्धि एवं विकास दोनों अलग तथ्य हैं। देखिए, बाकी के ऑप्शन कई बार होता क्या है ना कि फर्स्ट ऑप्शन ही इतना ठीक लग जाता है कि बाकी की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट ही बहुत अलग सा लिखा हुआ है। देखिए, वृद्धि एवं विकास दोनों अलग नहीं है, वृद्धि एवं विकास दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप ये भी कह सकते हो कि जो वृद्धि होती है वो विकास की ही एक घटना होती है, उसी का एक भाग है। सो दोनों अलग कैसे हो सकते हैं, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत। ठीक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी के ऑप्शंस भी हम पढ़ के आपको डिस्कस कर रहे हैं। बी ऑप्शन जैसे लिखा हुआ है कि वृद्धि विकास का ही एक भाग है, तो बिल्कुल ठीक ऑप्शन लिखा हुआ है। सी ऑप्शन लिखा हुआ है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ, विकास निरंतर ही चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है। नंबर जो 4 लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 4, उसमें लिखा हुआ है कि विकास में एकीकरण का सिद्धांत पाया जाता है। हाँ, विकास में एकीकरण का सिद्धांत होता है, एकीकरण की घटना होती है, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो फर्स्ट बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। मुझे ये बताना है कि आनुवंशिकता संबंधी कारक कौन सा है ना, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आनुवंशिकता को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिखा है चिंतन का ढंग, मतलब वे ऑफ थिंकिंग की बात कर रहे हैं, सोचना कैसे होता है। तो देखिए, जो चिंतन का ढंग होता है ना, वो मानसिक शक्तियों और एटमॉस्फेयर से मिलकर पैदा होता है। सो इसमें आनुवंशिकता की भूमिका नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन जैसे लिखा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, इसमें आनुवंशिकता की भूमिका तो होती है, बट कहीं ना कहीं इसमें समाज की भी हिस्सेदारी आती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आता है आंखों का रंग, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारक बनता है जिसका नाम है आनुवंशिकता। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बनेगा थर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बच्चे के सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है, बच्चे का सामाजिकरण कैसे होना चाहिए, है ना। तो देखिएगा उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देना। तो देखिए, सामाजिकरण के लिए व्यक्तिगत शब्द की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, दृष्टिकोण, पसंद और विश्वास विकसित करना, नहीं, इसका भी कोई नहीं है। थर्ड नंबर आएंगे सामाजिक समूहों द्वारा अपेक्षित कार्यों के स्वरूप विकसित करना। हाँ, सामाजिकरण में यही होता है। सो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है। अपेक्षित कार्यों के स्वरूप विकसित करना मतलब क्या है, सामाजिकरण उसे कह देखो, सामाजिकरण कभी किसी संस्था घर में नहीं हो सकता। सामाजिकरण आपका समाज में ही रहकर हो सकता है। तो जितना हेल्दी एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, जितने बड़े वृहद समाज में आप रहेंगे,
समाज से जुड़ेंगे तो सामाजिक नियमों, सिद्धांतों और मूल्यों की जानकारी आपको स्वतः हो जाएगी। ठीक है। सो सामाजिक समूहों द्वारा अपेक्षित कार्यों का स्वरूप विकसित करना ही आपका सामाजिकरण का उद्देश्य होगा। ठीक है। सो अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। देखिए लिखा है कि वाइगोस्की के अनुसार, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जैसे ही नाम वाइगोस्की का आया तो इन्होंने किस पर बात करी थी। वाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संबंध में अपना विचार रखा था, जहाँ पर उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया था कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है या मानसिक विकास होता है वह समाज में रह करके ही होता है। ठीक है। उन्होंने आनुवंशिकता या जैविक शक्तियों की भूमिका को केंद्र में नहीं रखा। केंद्र में किसे रखा उन्होंने? समाज को। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? ठीक है। कहीं ना कहीं ये ZPD की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसका जवाब। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि शिक्षा द्वारा दी जाने वाली सहायता का सीमांकन करना। और सीमांकन वर्ड का मतलब होता है उसे मतलब कह सकते हो ना, एक सीमा में, दायरे में रोकना, एक बैरिकेडिंग करना, किससे बाहर नहीं जाना है। सो फर्स्ट ऑप्शन गलत। बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता के साथ क्या कर सकता है, इसके बीच का अंतराल। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा समीपस्थ विकास के क्षेत्र में ये बताया था इन्होंने कि बच्चा जो होता है ना, उसके समस्या के समाधान में जब वयस्क, हम बड़े लोग मदद करते हैं तो इससे वो बहुत ज़्यादा समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाएगा, है ना। और वो स्वतंत्र क्रिया करना सीख जाएगा, उसके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा। तो वही बात वो कह रहे हैं कि बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता के साथ क्या कर सकता है, इसके बीच का अंतराल। सो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन हम आपको पढ़ के दिखा रहे हैं। बच्चा स्वयं क्या कर सकता है, स्वयं क्या कर सकता है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो सी भी आपका यहाँ पे गलत उत्तर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में सही अर्थों में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को दर्शाता है? ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोहलबर्ग जो थे उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांतों की चर्चा करी थी। उन्होंने बच्चों में नैतिक विकास कब और कितना होता है इसके संबंध में अपने विचार रखे थे। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांतों के 3 स्तर उन्होंने बताए थे। फर्स्ट आपका था प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 4 से 10 साल की अवस्था तक माना जाता है। सेकंड आपका था कन्वेंशनल मोरल स्टेज, 10 से 13 साल की आयु तक माना गया था। और फिर लास्ट है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो 13 अबव था। ठीक है। सो नैतिकता की अनुपस्थिति जो होती है वो फर्स्ट वाले स्तर में थी, मतलब जिसे कहा गया था प्री कन्वेंशनल स्टेज। ओके। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे कोहलबर्ग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग हैं। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? तो इसके संबंध में 3 पॉइंट आप बिल्कुल ठीक से याद कर लो। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। एक ये कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो थी वो बाल केंद्रित शिक्षा से ही प्रेरित थी, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा जो थी वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से प्रेरित थी और इसे जॉन डेवी ने बताया था। उसके वो समर्थक थे, विचारक थे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें रट्टा पद्धति का विरोध कर किया गया है और करके सीखने पर बल दिया गया है, जहाँ पर विद्यार्थी स्वयं करे, स्वयं सीखे, है ना। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसमें मानकीकृत परीक्षण होता है, बिल्कुल गलत उत्तर है। इसमें आंकड़े आधारित शिक्षा होती है, मतलब दोनों ही नियोजित हो गए, विथ प्लान्ड हो गए, इसको भी नहीं करना है। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, जैसा अभी हमने आपको समझाया था। ये करके सीखने के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होती है वो बच्चे को कंस्ट्रक्टिविज्म पैटर्न के ऊपर पढ़ने पढ़ाने का विचार रखती है, इसलिए वो बच्चों को सक्रिय रखने का प्रयास करती है। इसलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में करके सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता, है ना। तो हार्वर्ड गार्डनर जो थे वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे थे कि बुद्धि जो होती है वो उसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। फाइनली तो देखते हैं, भाषा संबंधी घटना भी उन्होंने बताए थे, स्पेशल स्थानिक भी बताई, तार्किक भी बताई। अब इन चीज़ों को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले स्थानिक को समझ लेते हैं। स्पेशल का मतलब ये होता है कि किसी भी बच्चे के अंदर जो ग्राफिकल आइडियाज़ आते हैं, जो स्थानिक का मतलब होता है जिन बच्चों को आकार आकृति की समझ ज़्यादा होती है, या यूँ कह सकते हो कि जो मूर्तिकार, वास्तुकार, इस तरीके के लोग होते हैं, उनके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस इंटेलिजेंस की विद्यालयों में कम स्थान मिला है, मतलब विद्यालय इस पर कम फोकस कर पाता है, इनके लिए कम सपोर्ट कर पाता है। अगर माना कि किसी बच्चे के अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस है तो उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की आवश्यकता तो होती है, और विद्यालय यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पाता, है ना। और वो ज़्यादातर भाषा संबंधी विषयों को लेकर के उस पर चर्चा करने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब जो बनता है वो आपका बी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस गतिविधि के माध्यम से छात्र वैज्ञानिक जांच और उच्च स्तर के चिंतन का अभ्यास कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो, खेल, योग और शारीरिक व्यायाम से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपका जवाब हो जाता है बागवानी। बागवानी का मतलब ये हो जाता है कि प्रयोगशाला की बात हो रही है, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितना आप खुद काम को करेंगे, वो कहलाएगा आपका, उसमें आपके अंदर वैज्ञानिक जांच होगी और उच्च स्तर के चिंतन भी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप स्वयं एक्टिव पार्ट में होंगे, है ना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो यह प्रदर्शित करता है विद्यार्थी की असफलता? जी बिल्कुल भी नहीं। विद्यालय की असफलता? हाँ, लग तो रहा है। कक्षा की असफलता और माता पिता की असफलता? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आप बिल्कुल गलत हैं। डी ऑप्शन में माता पिता की कोई भूमिका थी नहीं यहाँ पर। सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, कक्षा की असफलता, विद्यालय की असफलता। तो देखिएगा, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो यह प्रदर्शित करता है, तो आपको, आपके हिसाब से इसका जवाब क्या होना चाहिए? विद्यालय की असफलता या कक्षा की असफलता? इसमें आपका जो जवाब होना चाहिए, आप डिसाइड कर लो कि आपका जवाब क्या होगा। ठीक है, वैसे बी और सी में से एक आपको चूज करना है ना। तो देखिएगा, कक्षा की असफलता मात्र से विद्यार्थी कक्षा में असफल नहीं होगा, उसमें विद्यालय शामिल होगा, क्योंकि विद्यालय एक व्यवस्था है, और जब भी बच्चा विद्यालय परिसर में या अपने लक्ष्य में फेल होगा तो एक्चुअली व्यवस्था फेल हुई, और व्यवस्था क्या है? विद्यालय है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब बन जाता है विद्यालय की असफलता। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नाखून काटना, नाखून काटने से अर्थ है मतलब चबाना मुंह से, अंगूठा चूसना, बेचैनी, इस तरीके के जो व्यवहार हैं वो किससे जुड़े हैं? अवसाद से। अवसाद मीन्स रोग होता है। प्रतिस्पर्धी स्थिति से, मतलब जब आपके सामने कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अनुकरण या घबराहट, एक्चुअली भावों पर कंट्रोल ना होने के कारण आती है घबराहट, और घबराहट में ये सारी घटनाएं विद्यार्थी कर सकता है कि वो अंगूठा चूस रहा खड़ा होकर के, वो बेचैन है, घबरा रहा है और नाखून चबा रहा है। ठीक है, इसका जवाब हो जाता है आपका सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आकलन का कौन सा प्रकार, आकलन समझते हो ना, असेस करना, असेसमेंट की बात हो रही है, कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा, नैदानिक। नैदानिक को क्या कहा जाता है? डायग्नोसिस कहते हैं इसको। और डायग्नोसिस प्रक्रिया जो होती है उसका अर्थ ये हो जाता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई महसूस कर रहा है, इस बात की तलाश करते हैं, उसके कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे।
इसका जवाब सभी को समझ आ गया होगा। ये आपके असेसमेंट का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। आगे आते हैं, किस संदर्भ में पियाजे और वाइगोस्की के विचार एक दूसरे से भिन्न हैं। नोटिस कीजिएगा, पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा प्रस्तुत करी है जहां पर उन्होंने जैविकता को आधार माना था, और वाइगोस्की ने भी संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा प्रस्तुत करी थी जहां पे उन्होंने समाज को आधार माना था। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे और देखते हैं। पियाजे का मानना था कि भाषा का विकास सामाजिक संपर्क से होता है, और वाइगोस्की का मानना था कि भाषा स्वयं के संज्ञान द्वारा विकसित होता है। तो ये जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है ना। समाज से कोई लेना देना पियाजे का था ही नहीं, सो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पियाजे का मानना था कि बच्चों में भाषा का विकास उनके अपने संज्ञान से होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। वाइगोस्की का मानना था कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, ठीक है। सो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। सो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। सी ऑप्शन पढ़ के देख लेंगे। बच्चे सक्रिय निर्माता हैं, जीन पियाजे ने कहा था, जबकि वाइगोस्की भी ऐसा मानते हैं, ये गलत था, ठीक है। सो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही होता है वो है सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन कारकों को विकास पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के रूप में जिसे वर्गीकृत किया गया हो, है ना। तो प्राकृतिक संसाधन समाज और संस्कृति का हिस्सा नहीं होंगे, जलवायु भी नहीं होगी, भौगोलिक स्थिति भी नहीं होगी। सहकर्मी का मतलब है जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी बात हो रही है, जो आपके सहपाठी क्लासमेट्स हैं, ठीक है, वही तो हमारे साथ रहते हैं। उनका प्रभाव हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के हिस्से से ही आता है ना। उनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत होता है, हमारे विकास पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑटिज्म अधिकतर होता है। ऑटिज्म क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिएगा। जो ऑटिज्म होता है वो एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, एक रोग है, विकार है कह सकते हो, और ये मोस्टली शिशुओं में देखने को मिलता है 18 से 24 महीने के लगभग आयु में, और कई बार तो ये तो 2 साल के अंदर ही देखने को मिल जाता है, शिशुअवस्था में ही मिल जाता है ना। तो ये एक प्रकार का विकार होता है ऑटिज्म, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको आप ASD भी बुलाया जाता है, मतलब ASD भी इसको कहा जाता है ना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से इसको बुलाया जाता है, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कक्षा कक्ष में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लाभ क्या होना चाहिए। कक्षा कक्ष में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने का लाभ क्या होगा। तो देखेंगे, विभिन्न संस्कृतियों की आलोचना करने का कोई उद्देश्य नहीं, पूर्वाग्रह और भेदभाव को कम करना, रटने की कौशल में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत लिखा हुआ है, फिर आएंगे हम लोग सी ऑप्शन पे, रटने की कौशल में वृद्धि करना, ये भी गलत उत्तर है। डी, विद्यार्थियों को वर्गीकृत नहीं करेंगे। सो ऐसा करने से ऑप्शन नंबर बी के लाभ मिलेंगे। पूर्वाग्रह को और भेदभाव को कम करना, पूर्वाग्रह जो होता है वो जेंडर बायस कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे और देखिए क्या लिखा हुआ है कि शिक्षक अपसारी सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रोत्साहित करते हैं और छात्रों को प्रश्न पूछने और उत्तर की खोज के लिए प्रभावी रणनीतियों को सीखने की स्वतंत्रता देते हैं। अधिगम की यह विधि कौन सी है ना। तो वो हो जाएगी, अधिगम की यह विधि कौन सी है, अन्वेषण आधारित अधिगम, मतलब खोज आधारित, जिसमें बच्चे सक्रिय होंगे और स्वयं करके सीखेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन नहीं होगा, वो मात्र समस्या आधारित हो जाएगा, गतिविधि आधारित है, तकनीकी आधारित है। सो आपका यहाँ पे उत्तर सही होगा सेकंड। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो और पढ़ो, क्या हो सकता है, किसकी पॉसिबिलिटी है। प्रभावी शिक्षण निम्न में से किस पर सबसे अधिक निर्भर करता है, ठीक है। ध्यान देंगे, जो प्रभावी शिक्षण का मतलब ये है जो इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है, निम्न में से किस पर सबसे अधिक निर्भर करता है।
मतलब ये है कि कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, यह बात किस पर डिपेंड करती है सर्वाधिक। तो प्रभावी शिक्षक पर, पढ़ाने के तरीके पर, शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग पर, छात्रों की रुचि और उनकी भागीदारी पर। अगर कक्षा में विद्यार्थी रुचि ले रहे हैं और वो सक्रिय हैं, आपके साथ लगातार कांटेक्ट में हैं, ठीक है, सो जो आप पढ़ा रहे होंगे वो प्रभावी होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ईर्ष्या एक भावना है, हाँ बिल्कुल ठीक है, भावना तो है, लेकिन कैसी? सिंपल है, ईर्ष्या कैसी भावना होगी? नकारात्मक है, जो नहीं करी जानी चाहिए। और नकारात्मक भाव जो होते हैं वो हमारे लर्निंग को, हमारे डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। सीखने की कठिनाइयों के क्षेत्रों का पता लगाने और पहचानने के लिए डायग्नोसिस करेंगे, ठीक। डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाएगा, नैदानिक परीक्षण कहलाएगा। और जब हम जान लेंगे कि कारण क्या है, क्यों बच्चा नहीं सीख पा रहा है, सो एक मिनट, उत्तर हमारा ऑप्शन बी बन रहा है। सीखने की कठिनाइयों के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए हमको डायग्नोसिस करना होता है, ठीक है। आप यूँ समझ लीजिए जैसे कि हम कभी बीमार होते हैं ना, तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और लंबे अंतराल से हमें मान लीजिए बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर हमें क्या करता है, हमें पैथोलॉजी सेंटर भेजता है हमारे टेस्ट कराने के लिए, कहता है कि पहले टेस्ट करा लीजिए फिर हम आपका इलाज शुरू करते हैं। तो एक्चुअली डॉक्टर यह जानना चाहता है कि बुखार आपको किन कारणों से आ रहा है, मतलब किन किन क्षेत्रों में शरीर आपका सक्रिय नहीं है या शिथिल हो रहा है या प्रॉब्लम किधर है ना। तो उन कठिनाइयों का सबसे पहले डॉक्टर आपका पता लगा लेता है। जब आपकी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, उसको देखने के आधार पर वो मेडिसिन आपको सजेस्ट करते हैं और फिर हमारा फीवर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही शिक्षकों को करना होता है कि अधिगम संबंधी जहाँ पर कठिनाइयाँ हों उसको जानने के लिए हम नैदानिक परीक्षण करते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ कोई पैथोलॉजी सेंटर तो होगा नहीं, ठीक, और ब्लड सैंपल निकाल के हम डिसीज़ के बारे में जान तो सकेंगे नहीं, है ना। इसके लिए ब्लड सैंपल निकाल के टेस्ट करने का मात्र एक तरीका ये है कि हम जितनी अच्छी साइकोलॉजी को समझते होंगे ना, उतना अच्छा हम नैदानिक टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत के अनुसार जो छात्र पौधों, जानवर, पारिस्थितिक तंत्र सहित प्राकृतिक दुनिया के प्रति संवेदनशील होने में अच्छे हैं, मतलब इनकी समझ रखते हैं, उनके पास किस प्रकार का चिंतन अधिक होगा? तो प्रकृतिवादी होगा। सिंपल है, वो नेचर को बहुत ज़्यादा ठीक से समझते होंगे। और ये इंटेलिजेंस शिकारी हैं, जो जंगल में लोग रहते हैं, और किसानों में अधिकतर पाई जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे कि विकास के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो सही है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, लिखा हुआ है कि विकास का मार्ग रेखीय होता है, बिल्कुल गलत है। विकास का मार्ग रेखीय नहीं होता, विकास का मार्ग वर्तुलाकार होता है, जिसको हम लोग स्पाइरल वे बुलाते हैं, जैसा रिंग होती है, ठीक है। विकास की सभी क्रियाएं परस्पर संबंधित हैं, बिल्कुल सही जवाब है। विकास की जितनी भी क्रियाएं होती सब आपस में संबंधित होंगी। इसका जो जवाब हो जाएगा वो आपका सेकंड ही है, और कोई उत्तर नहीं बनने वाला यहाँ पे, देख लीजिएगा। बाकी के ऑप्शन हम पढ़ ले रहे हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत है। विकास सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली है। डी ऑप्शन लिखा हुआ है, ये सभी में समान क्रम में नहीं होता है। तो देखिएगा, विकास की घटना जो होती है वो सभी में समान क्रम से ही होती है, इसका सीक्वेंस सेम होता है, बट उसकी जो स्पीड होगी, दर होगी, गति होगी, वो सभी में भिन्न होती है। क्योंकि दर और गति जो होती है ना, वो आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। उम्र के साथ जन्मजात क्षमताओं का विकास क्या कहलाएगा? परिपक्वता। कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बाकी के ऑप्शन देखने भी नहीं है। इस स्टेटमेंट को सीधे तौर पे समझ लो, याद कर लो कि उम्र के साथ जन्मजात क्षमताओं का जो विकास होगा वो परिपक्वता कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं कि शैशवावस्था में विकास अधिक होता है, बाल्यावस्था में कम होता है, जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो फिर से उच्च हो जाता है।
इसमें निम्न में से कौन सा विकासात्मक सिद्धांत शामिल है? तो विकास सभी चरणों में एक समान नहीं होता। अच्छा, पहला ऑप्शन ये लिखा है। विकास में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, तो व्यक्तिगत अंतर नहीं होंगे। विकास की घटना निरंतर होती, बात तो सही है। विकास अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है कि विकास सभी चरणों में एक समान नहीं होता। जैसा कि ऊपर का स्टेटमेंट लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन को टिक करना है। ऊपर उन्होंने कहा था कि जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं आ रही हैं ना, उसमें विकास की दर या गति भिन्न होती चली जा रही है, कभी धीमी हो रही है, कभी तेज हो रही है। तो वो किस कारण हो रही है? क्योंकि विकास जो हो रहा है ना वो सभी चरणों में एक जैसा नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कोहलबर्ग के विकास सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कोहलबर्ग ने नैतिकता का भी सिद्धांत दिया था, जिन्होंने 3 लेवल बताए थे, है ना, जिसमें इन्होंने बताया था कि बच्चों का विकास किन किन घटनाओं से होकर गुजरेगा। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि उनकी पहले स्टेज का नाम था प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहेंगे, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहेंगे। फिर आपका था कन्वेंशनल मोरल स्टेज, जिसको कहा गया था रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। लास्ट आपका था पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसे उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहा गया था, जो 13 ईयर्स अबव होता है। ठीक है, उन्होंने नैतिक सिद्धांतों पर परिचर्चा करी थी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। जब कोई बच्चा तरल कार्य का संरक्षण सीखता है तो वह संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? इस पर हम लोग अभी जब पियाजे वाला वीडियो आप जाके देखिएगा वहाँ पे, है ना, जिसमें हमने पियाजे की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है, वहाँ पर हमने आपको सेम फिगर लगाई है, वहाँ पे मैंने समझाया है। जब बच्चा यह समझना स्टार्ट कर लेता है कि देखिएगा कि दोनों बर्तनों का जो आकार है वो भिन्न है, लेकिन दोनों में दूध की मात्रा कैसी है? समान है। तो इस तरीके का मतलब हो गया, यह मतलब हो गया तरल कार्य का संरक्षण। इसका मतलब है बच्चा यहाँ पे तरल कार्य का संरक्षण करना उसको आ चुका है, और यह घटना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 3rd स्टेज में आ जाती है, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप वहाँ पढ़ेंगे जा करके, वीडियो में देखेंगे जा करके, पियाजे के थ्योरी में जाके देखेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी कि वहाँ पे क्या समझाया गया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? नोटिस कीजिएगा, जो विशेषताएं हमने आपको बताई थी वो ये थी कि जॉन डेवी इसके समर्थक रहे। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यहाँ पे होता है, और रट्टा पद्धति का विरोध हुआ है, और बच्चा स्वयं करके सीखने पर बल दिया गया है इसमें। तो देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। जैसे लिखा, छात्र का ज्ञान केवल एक परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है। जो विशेषता नहीं वो बताना है, तो फर्स्ट ही मिल गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसके ज्ञान का जो लेवल है या ज्ञान है उसको सिर्फ एक परीक्षण द्वारा ही जाना जा सकता है। तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेंगे। पाठ्यक्रम बच्चों की रुचि के अनुसार बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल होता है। प्रत्येक बच्चे को अपने स्वयं के विकास के लिए विशेष आवश्यकताएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है तर्क, समस्या समाधान जैसी क्षमता जैसी योग्यताएं से संबंधित हैं। तो देखिएगा, तार्किक क्षमता है, चिंतन शक्ति है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो मानसिक शक्तियों के कारण होती है। मानसिक शक्तियों का विकास ही संज्ञानात्मक विकास आपका कहलाता है। ठीक है, और आप समझ रहे होंगे, हमने एक फिगर लगा करके आपको समझाने की कोशिश करी है कि मानसिक शक्तियों का विकास किस स्तर से कैसे होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। देखेंगे, लिखा कि वह अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है जिसमें लिखावट में कठिनाई होती है। तो मतलब मुझे वो बताना है जिसमें लिखने में समस्या होती है। तो ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, और डिस्ग्राफिया है मतलब जिसमें लिखने में क्या होगी? समस्या होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? तो CCE पहले है क्या चीज़? CCE का कई बार उन्होंने पूरा नाम पूछ लिया है आपसे। तो कंटिन्यूअस, फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस, सेकंड C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, एंड E स्टैंड्स फॉर इवैल्यूएशन। तो कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव, इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विचार प्रक्रिया पर बल देना और याद करने को हतोत्साहित करना। ध्यान दीजिएगा, विचार प्रक्रिया पर बल देना,
और याद करने को हतोत्साहित करना, मतलब रट्टा पद्धति का विरोध करेगी ये। ऑप्शन आपका मिल चुका है, ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद करना, कोई हेल्प नहीं करता इस तरीके की। बच्चों की प्रगति से माता पिता को संतुष्ट करवाने की आवश्यकता नहीं होती। सो CCE में आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक आएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, छात्रों को उनकी भ्रांतियों को दूर करने में मदद करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। सो अगर बच्चों का कन्फ्यूजन खत्म करना है और उनके अंदर विश्वास पैदा करना है ना, तो बच्चों को विषय से संबंधित अभ्यास कराएं और ड्रिल को प्रोत्साहित करें, ठीक है। ड्रिल भी एक प्रकार का अभ्यास ही है, इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा, है ना। ड्रिलिंग का मतलब होता है और भी ज़्यादा, मतलब उस पर मतलब अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस कराना, जिससे कि उनके अंदर की सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए और विषय से संबंधित उनका आत्मविश्वास बढ़े, ठीक है। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हम लोग CDP में 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन ही क्यों? क्योंकि सेटेड के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। सो सभी विद्यार्थी इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जहाँ भी कोई इशूज़ होंगे तो कमेंट्स के थ्रू मुझे आप बता देंगे। अगर आपको कोई समस्या होती तो वैसे कोई समस्या आपको नहीं होगी। और हाँ, अभी अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो लोग जो घर पे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहीं क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे मदद मिल जाएगी। और सभी विद्यार्थियों को थैंक यू सो मच।